पालकी शर्मा ये इंटरव्यू कर रही थी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का, क्रिस्टोफर लक्सन का। इस इंटरव्यू में इन्होंने इतने बढ़िया सवाल पूछे। हालांकि ये इंटरव्यू मेरी नज़रों के सामने भी नहीं आया और बहुतों की नज़रों के सामने नहीं आया होगा। इंटरव्यू जो है वो मार्च के आसपास का है, 2025 में ही मार्च का, और अब चल रही है जून। लेकिन इंटरव्यू में बहुत ही प्यारे सवाल पूछे थे, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। एक तो इंडिया में ये बहुत बड़ा इशू है कि लैंग्वेज का इशू है। किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, और किसी को और डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं वो नहीं आती। तो कहीं ना ऐसे जो अच्छे जर्नलिस्ट्स के इंटरव्यू होते हैं वो मिस हो जाते हैं। इस इंटरव्यू में तगड़ी चीज क्या हुई वो बताता हूं मैं आपको। पालकी शर्मा ने सवाल पूछा न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से कि आप जो है आपके यहाँ पे खालिस्तानी एलिमेंट्स को, सेपरेटिस्ट्स को, जो ये खालिस्तान बनाने की मांग करते रहते हैं, इनको आप एक ऐसा एनवायरमेंट देते हो कि ये पनपते हैं वहां पे इन्होंने रेफरेंडम भी कर लिया। रेफरेंडम मतलब ये होता है कि आओ और वोट डालो कि आपको खालिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए। वोट कौन डाल रहा है, क्या डाल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, बस डालो। फालतू का प्रोटेस्ट होता है एक तरीके का दिखाने का। तो पालकी शर्मा का सवाल था कि भाई आपने ऐसे करके अलाउंस दे रखी है और यही जो खालिस्तानी ग्रुप है, ठीक है, यही टेरर एक्टिविटीज करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया ने ऑलरेडी SFJ जो है, सिख फॉर जस्टिस ग्रुप जो है, उसको ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता रखा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू को जो है उसने ये ग्रुप फाउंड किया था और उसने कई बार तो एयर इंडिया को थ्रेटन कर दिया कि भाई एयर इंडिया उड़ा दूंगा। कई सारे पॉलिटिशियंस को थ्रेटन कर दिया, हमारे नेताओं को। और बॉम्बिंग्स में वो कई सारे शामिल हैं जो इंडिया के अंदर हुई हैं, या तो मंदिर के आसपास या गुरुद्वारे के आसपास या कहीं ना कहीं हुई है बॉम्बिंग ऐसी, उसमें उनका सीधे सीधे रोल है। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आप उन्हें क्यों पनपने देते हो? तो न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके आगे से रिप्लाई क्या आया? बहुत ही बेसिक ऑब्वियस रिप्लाई था जो वो हमेशा देते रहते हैं कि भाई हमारा जो देश है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। जब तक कोई ग्रुप जो है या कोई लोग जो है वो कोई वायलेंट नहीं हो रहे या फिर हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं तोड़ रहे, तब तक हम उन्हें अलाउ करते हैं कि वो जो चाहें, जैसे चाहें वो बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी है। तो एट द सेम टाइम पालकी शर्मा ने ये नहीं करा कि भाई चलो हो गया इंटरव्यू, इसमें बस एक सवाल पूछना था, पूछ लिया, ऐसा नहीं। पालकी शर्मा पूरी तैयारी के साथ आई थी कि हाँ इस टाइप का रिप्लाई आने वाला है। आगे से पालकी शर्मा ने बोला कि भाई अगर ISIS या फिर अलकायदा या जो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने इनको जन्म देने में फंडिंग कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडिंग यहाँ की आई थी, तो उसमें क्या आप इन टेररिस्ट ग्रुप को अलाउ करोगे अगर इनके कोई पॉलिटिकल ग्रुप बन जाए जो हथियार नहीं उठाते, जो लड़ाई झगड़े नहीं करते, सिर्फ बातचीत करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उनका, तो क्या आप उन ग्रुप को अलाउ करोगे न्यूजीलैंड के अंदर? तो फिर उनका जो रिप्लाई था वो एकदम से गूंगे गए। वो रिप्लाई उस तरीके से आया कि हमारा एक स्ट्रक्चर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, फालतू की बातें उसके बाद में। अब इस सवाल में तगड़ा क्या है, देखो मैं ये मेन चीज़ है समझाने की, क्योंकि जो पालकी शर्मा है अब उन्होंने न्यूजीलैंड के PM से सवाल पूछ लिया और ये जो मेजर इशू है इसको बता दिया। ठीक है, 2025 की बात है, अभी मार्च। तो बड़ा क्या है इसमें, सवाल में बड़ा क्या है? क्योंकि वहाँ के जो PM है उनको तो पता ही है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ पालकी शर्मा के सवाल करने की वजह से चेंज कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आजकल के जो स्ट्रेटेजिक तरीके हैं उसके तरीके देखते हुए बहुत ही बढ़िया स्टेप होता है। आपको याद होगा कनाडा में क्या हुआ था। कनाडा की गवर्नमेंट ने, जब जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट में थे, तो उन्होंने सीधे सीधे इंडिया को ब्लेम कर दिया था हरदीप निज्जर की डेथ के बाद कि भाई इंडिया जो है गवर्नमेंट उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई कंट्री ऐसा नहीं करता। और जब उनसे एविडेंसेस मांगे गए तो एविडेंसेस वो दे नहीं पाए, कुछ भी, कोई एविडेंस नहीं दे पाए। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। देखो पहली चीज़ तो डिस्क्लेमर के लिए कि भाई अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि उसका कोई रोल नहीं था तो नहीं था, बात खत्म। ठीक है, नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई गवर्नमेंट या कोई कंट्री के लोग जो है वो कोई ऐसा एक्शन लेते हैं ना किसी और कंट्री में कि भाई सेपरेटिस्ट को टारगेट करना कि वो नुकसान पहुंचा रहा है या वो हमारे कंट्री में किसी टाइप की बॉम्बिंग में इन्वॉल्व था, तो उससे एक टाइप काइंड ऑफ अ रिवेंज या फिर काइंड ऑफ अ जस्टिस कोई ऐसा करने की कोशिश भी करेगा ना कंट्री, वो कोई एविडेंसेस नहीं छोड़ता। वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेगा जिससे उसका कनेक्शन उससे प्रूव हो सके। तो कोई भी कंट्री इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो सीधे सीधे आके पब्लिकली ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ले। तो जस्टिन ट्रूडो ने ये सारी चीज़ें क्यों करी कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, ये है वो है? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंस में था। उसके पीछे जो लोग खड़े थे वो उसको फोर्स करते थे। ऊपर से वोट बैंक का अपीजमेंट कि भाई ये फलाना वोट जो है ये हमें मिलता है तो हमें इसे खुश करने के लिए ये करना पड़ेगा। लेकिन ये जो नैरेटिव था ये पूरे कनाडा का नहीं था, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब आप इमेजिन करके देखो ना यार, कनाडा के लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से। कनाडा में ले दे के मैक्सिमम 2% सिख पॉपुलेशन है, 2% हिंदू पॉपुलेशन है, और उसमें भी ये पॉपुलेशन भी ऐसी है जो इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती, इसीलिए कनाडा गई है पढ़ने लिखने, जो भी सिचुएशन है। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, 99% पॉपुलेशन तो ऐसी है जिसको ना तो खालिस्तान के इशू से कोई लेना देना है, ना ही ऐसे किसी और इशू से कोई लेना देना है। तो ऐसे टाइम पे इंडिया ने किस तरीके से ऑपरेट किया?
इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई, कनाडा जो है अगर हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो हम उनके डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर देते हैं, उनको छोड़ो, जाने दो उनको। उनके डिप्लोमेट्स हटा दिए, कनाडा से हमारे रिश्ते टूट गए, काफ़ी कुछ हो गया ना। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ, जस्टिन ट्रूडो हट गए गवर्नमेंट से, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। चेंज होने के बाद में G7 की समिट होने वाली है कनाडा के अंदर, और G7 कंट्रीज़ में इंडिया नहीं आता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ आते हैं ज़्यादातर। उन्होंने इंडिया को स्पेशल गेस्ट की तरह इनवाइट किया है। हालांकि इंडिया पहले से ही इनवाइट होता हुआ आया है G7 में, लेकिन फिर उन्होंने भी किया है। आप सोच सकते हो कि अगर जस्टिन ट्रूडो की ही गवर्नमेंट होती या कनाडा के साथ इतने रिश्ते खराब होने के बाद में इंडिया को इन्वाइट करा जाता, लेकिन किया गया क्यों? गवर्नमेंट चेंज हो गई। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट चेंज होते होते भी ये बात बोल के, ये मेजर इशू बना था कि इंडिया और कनाडा का जो है रिलेशन खराब हुए हैं मीडिया में, ग्लोबल मीडिया में। और जब ये इशू बना था उसके बाद में G20 समिट हुई थी इंडिया के अंदर, और कनाडा जो है सारे लोग आए फिर इंडिया में G20 समिट में, और सारे कंट्रीज़ आए, और साथ में इंडिया ने कनाडा के साथ कोई बायलैटरल मीटिंग वगैरह नहीं करी, उसको आइसोलेट कर दिया। तो एक तरीके से ये कहने का मतलब ये है कि जब पालकी शर्मा जैसे लोग खड़े होके इन बातों को बोलते हैं ना, तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कोई चेंज आता है, लेकिन एट द सेम टाइम इससे ये बताया जाता है न्यूजीलैंड के लोगों को और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को। जैसे सपोज करो न्यूजीलैंड में कोई पार्टी रूल कर रही है या फिर कनाडा में कोई पार्टी रूल कर रही थी जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे, इंडिया ने स्ट्रांगली रेसिस्टेंस शो करा। मेनली होता है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस। इंडिया ने बोला कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे तुम्हारी हिपोक्रेसी, तुम ISIS और अलकायदा को अलाउ करोगे ये सब करने के लिए? नहीं करोगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारी हिपोक्रेसी। इससे क्या होता है कि जो पार्टी वहाँ पे पावर में नहीं होती, स्पेशली कंजर्वेटिव पार्टी या और पार्टीज, वो सीधे सीधे इस टॉपिक को उठाती हैं कि भाई देखो, खालिस्तान का मुद्दा हमारे देश के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं क्या खालिस्तान क्या नहीं खालिस्तान, और फालतू में हम अपने जो रिश्ते हैं वो इंडिया के साथ खराब कर रहे हैं ऐसे टॉपिक के लिए जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब ये सारी बातें होनी शुरू होती है ना, तो वहाँ की जो पब्लिक है उसकी पब्लिक के आंखों में ये बातें आनी शुरू होती हैं कि हमारा देश कैसी कैसी चीज़ों में, या फिर खालिस्तान जैसे इशू जो इंडिया में मेजर इशू हैं, वहाँ पे हम जबरदस्ती टांग अड़ा रहे हैं, और इसका जो खामियाजा है वो हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। जब ये बातें सामने आती है ना, तो फिर ये धीरे धीरे ये कंट्रीज पीछे हटना शुरू होते हैं। आज के टाइम पे खालिस्तान का इशू अगर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती है उसमें, बस USA को फर्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को फ़र्क पड़ता है, वो भी फ़र्क नहीं पड़ता उनको। बस ये है कि इंडिया रशिया के क्लोज जाने की कोशिश ना करे, जाएगा तो फिर हम खालिस्तान जैसे मुद्दों को उठा के लेके आएंगे ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जब इंडिया के पास ऐसा प्रेशर पड़ेगा तो फिर इंडिया मजबूर हो जाएगा कि वो रशिया के साथ ज़्यादा दोस्ती ना बनाए। लेकिन एट द सेम टाइम न्यूजीलैंड, कनाडा तो चलो ठीक है मान भी लेते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जैसे कंट्री को कहाँ ज़रूरत पड़ रही है ऐसी चीज़ों की? आप इमेजिन करो ना इस चीज़ को, न्यूजीलैंड को क्या फ़र्क पड़ता है? न्यूजीलैंड ना तो जियोपॉलिटिकल वॉर में सम्मिलित है, ना उसको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि इंडिया रशिया कितना क्लोज जा रहे हैं कितना क्लोज नहीं जा रहे। फिर वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अलायंस में रहते हैं। जैसे एक है 5-5 इंटेलिजेंस। 5-5 इंटेलिजेंस मतलब USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इन पांचों कंट्रीज़ की एक यूनियन है कि ये अपनी जो इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन है ना वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इसीलिए इनको एक दूसरे के साथ अलाइन भी होना पड़ता है कई सारे टास्क में। जैसे खालिस्तान का इशू, इसमें सारे इंटेलिजेंस को अलाइन होना पड़ता है, और फिर रेफरेंडम हो रहा है तो इन सारे कंट्रीज़ में ही आपको रेफरेंडम मिलेगा। जाके आपको चाइना के अंदर कोई रेफरेंडम नहीं मिलेगा, पर चलो चाइना में तो पॉपुलेशन भी नहीं है, पर इन्हीं में आपको रेफरेंडम वगैरह चीज़ें मिलेंगी खालिस्तान इशू को लेकर। लेकिन जब इंडिया रेसिस्टेंस शो करता है, इंडिया कहता है कि भाई ऐसे ऐसे तुम कर रहे हो, तो उनके कंट्री में इस बात को लेकर बातचीत होती है कि भाई ये टॉपिक जो है, खालिस्तान जैसे टॉपिक्स जो है वो USA के काम आते हैं, हमारे न्यूजीलैंड के काम नहीं आते। कनाडा सोचेगा हमारे काम नहीं आते, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कुछ कंट्रीज सोचेंगे हमारे काम नहीं आते, हम ज़बरदस्ती इसको पुश क्यों कर रहे हैं? इससे हमारे इंडिया का फ़ायदा ये होता है कि इंडिया में खालिस्तान जैसे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स या इनके मूवमेंट का जो पैटर्न है वो वीक पड़ता है, और इसमें पालकी शर्मा जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछें, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करें, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, उससे मतलब नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं हो रही। इंडिया एज अ कंट्री और इंडियन गवर्नमेंट के जो नैरेटिव होते हैं उसको पुश करें, उसको सपोर्ट करें। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि पालकी शर्मा का जो रोल है वो ऐसे सवालों में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। और पालकी शर्मा ने पूछा भी बड़े, मतलब समझ सकते हो ना, जेंटल विमेन जेंटलमैन तरीके से था। ऐसा नहीं कि सीधे इंटरव्यू ले रही हैं तो सीधे जाके क्वेश्चन छोड़ दिया उनके ऊपर। 4-5 सवाल नॉर्मल पूछे, 4-5 के बाद में ये सवाल पूछा, और फिर सॉफ्टली ये भी पूछ लिया कि भाई ISIS और अलकायदा को अलाउ करोगे आप? और सवाल पूछने के बाद में फिर मूव ऑन कर गई दूसरे सवाल के ऊपर। मतलब कितना ही आर्टिकुलेट किया अपने तरीके को कि भाई इस तरीके से पूछना है, ना किसी
किसी को हर्ट करना है, ना किसी को ऑफेंड करना है, लेकिन अपना मैसेज पास कर देंगे कि भाई इंडिया और न्यूजीलैंड जो है उनके रिश्ते बढ़िया हैं, उनके ट्रेड वगैरह होते हैं, टाइज जो हैं वो बढ़िया है, अच्छे खासे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप सही नहीं कर रहे हो जो आप बार बार एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप को पनाह देते हो, उनके रेफरेंडम्स को होने देते हो। ये सही चीज़ नहीं है।